सहारनपुर के छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक ओमवती नाम की औरत ने अपने बेटे चरण की शादी एक पारुल नाम की लड़की से की थी। पारुल देखने में बहुत सुंदर और सुशील थी, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार से थी। शादी के बाद जैसे ही पारुल अपनी सास ओमवती के घर में आती है, उसके साथ साथ उसकी 3 बहनें और होती हैं, जिनका नाम लीलावती, कलावती और कल्याणी होता है। वो चारों बहनें एक साथ एक ही घर में रहती थी। शादी के बाद पारुल ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। वो एक एक करके अपनी चारों सासों की सारी बात मानती थी। एक दिन पारुल की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने बिस्तर पर आराम कर रही होती है। तभी उसकी सास कलावती उसके पास आती है और कहती है, अरे पारुल, अभी तक तू सो रही है? देख, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दे। पारुल कुछ कह पाती इतने में उसकी बाकी की तीनों सास भी वहां आ जाती हैं। अरे बहू, तुझे शादी किए हुए अभी 10 दिन ही हुए हैं और तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे तू अपनी सासों को भूखा मारना चाहती है क्या? देख, सुबह से तूने कुछ नहीं बनाया। चल जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दे। मुझे खाने में आज मखनी दाल और चावल चाहिए। मेरे लिए तो आलू के पराठे बना दियो, उतना ही काफी है। ये सब सुनने के बाद पारुल कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आराम कर रही हूँ। अभी मैंने दवाई खाई है, थोड़ी देर आराम करके आपके लिए खाना बना देती हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसकी चारों सास मुंह चढ़ाकर ओमवती के कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद वो अपने आपस में बात करने लगती हैं। अरे ओमवती, तू ये कैसी बहू लेकर आई है? ये तो हमसे 10 दिन में ही थक गई। भला अपनी सास को कोई खाना बनाने के लिए मना करता है क्या? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये बहू ठीक नहीं है। इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें इसी बहू से काम चलाना होगा। खैर, थोड़ी देर आराम कर लेने दो, उसके बाद हम इससे अपने लिए खाना बनाने के लिए कहेंगे। उन चारों की ये बातें पारुल उनके कमरे से बाहर खड़ी होकर सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन कहती है, अरे ये कैसी सास है मेरी? अरे मेरी तबीयत से ज्यादा इन्हें अपने पेटों की पड़ी है। अरे अगर एक दिन नहीं खाएंगी या फिर खुद बना लेंगी तो क्या मर जाएंगी? अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, एक काम करती हूँ, बना देती हूँ जो ये कहती हैं। पारुल रसोई में जाकर अपनी चारों सासों के लिए खाना बनाने लगती है। देखते ही देखते वो अपनी चारों सासों की फरमाइश का खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद वो अपनी चारों सासों को खाने के लिए बुला लेती है। उसकी चारों सास खाने की टेबल पर बहुत खुशी खुशी आ जाती हैं। अरे बहू, तूने मेरी पसंद का खाना बनाया कि नहीं? खाने की खुशबू को देखकर तो मजा ही आ गया। अब बता, क्या क्या बनाया है तूने? जो भी बनाया है सब तुम्हारे सामने ही है। देखो, बहू ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। चलो अब इसे खाते हैं। हाँ माँ जी, आपने जो भी कहा था मैंने सब कुछ बना दिया है। आप आराम से खा लीजिए। अगर मेरी जरूरत होगी तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर पारुल अपने कमरे में जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी चारों सास खाने के ऊपर इस तरह टूट पड़ती हैं, जैसे सदियों से उन्होंने कभी खाना ही न खाया हो। ये सब देखकर पारुल को बहुत अजीब लगता है। हे भगवान, कैसी सास है मेरी! इन्हें तो सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है। जब देखो खाना खाना खाना, और देखो तो जरा कैसी जंगलियों की तरह खाने पर टूट कर पड़ी है। रोज रोज पारुल अपनी चारों सासों के पसंद का खाना बनाती, जिसकी वजह से उसकी चारों सासों की फरमाइशें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। ये देख पारुल को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन वो रसोई में खाना बना रही होती है। हे राम, मैं तो इनकी पसंद का खाना बनाते बनाते ही थक गई, और इनका पेट है या कुआं, जब देखो ठूसती रहती हैं। अगर इतना खाना मैंने कभी किसी होटल में बनाया होता तो आज मैं होटल की मालकिन बन गई होती। तभी उसकी सास ओमवती रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, मेरा आज गाजर का हलवा खाने का बहुत मन हो रहा है, थोड़ा सा हलवा बना लियो। उसके जाने के बाद लीलावती आती है। अरे बहू, मौसम कितना अच्छा है, एक काम कर, गर्मा गर्म समोसे बना लियो हम सब के लिए। तभी उसके जाने के बाद उसकी तीसरी सास कलावती रसोई में पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, आज तो बिरयानी बना ले, बहुत दिन हो गए बिरयानी खाए हुए। उसके साथ साथ उसके पीछे से वहाँ कल्याणी भी पहुंच जाती है और पारुल से कहती है, बहू, आज खाने में क्या बना रही है? हाँ हाँ, अब आप भी अपनी फरमाइश बता दो।
बहू ये क्या, तू बड़ों से बात करना भूल गई है क्या? माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुझे गर्मी इतनी लग रही है कि क्या बताऊं। आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी के अभी सारा खाना बना लेती हूँ। उसकी चारों सास खाने की टेबल पर खाने का इंतजार कर रही होती हैं। एक एक करके पारुल उन चारों की पसंद का खाना बनाकर ले आती है, जिसके बाद वो रात के समय बिना खाना खाए ही अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और अपने मन ही मन कहती है, हे भगवान, ऐसी भुक्कड़ सास होने से अच्छा होता कि मैं कभी शादी ही ना करती। अरे इतना खाने से तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, लेकिन इन चारों को तो कुछ भी नहीं होता। अरे आप सब यहाँ टॉयलेट के बाहर लाइन लगाकर क्यों खड़ी हो? पता नहीं बहू क्या हो गया है पेट में, सुबह से पेट में दर्द हो रहा है। उसकी ये हालत देखकर पारुल सब समझ जाती है, जिसके बाद वो तुरंत उन चारों को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उन चारों का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद पारुल से कहते हैं, देखिए माँ जी, देखिए इन चारों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इन्हें केवल खाने के लिए खीर, खिचड़ी और दलिया ही देना, इसके अलावा इन्हें कुछ मत देना। ये सुनने के बाद पारुल अपनी चारों सासों के पास जाती है और उन्हें समझाती है, खाना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा खाना बहुत बुरी बात है। इतना खाना खाने की वजह से ही आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर ने आपको खाना खाने के लिए सख्त मना किया है। आपको तीनों टाइम दलिया खाना होगा और खिचड़ी। अरे बहू तो चिंता मत कर, इससे हम चारों को बहुत अच्छा सबक मिला है। आज के बाद हम तुझे कभी भी खाना बनाने के लिए परेशान नहीं करेंगे। देख बहू, आज से तू हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल खाना ही बनाइयो। उस दिन के बाद से पारुल अपनी चारों सास के लिए जो भी बनाती उसकी सास चुपचाप खा लेती, बिना किसी नकल निकाले। अब पारुल अपनी चारों सासों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे नंदू, ओ नंदू, कहाँ मर गया है तू? अरे जल्दी से यहाँ पर आके देख, कितने सारे कस्टमर यहाँ पर इंतजार में खड़े हैं। हाँ दीदी, क्या हुआ? आ तो रहा हूँ, जब देखो नंदू 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 करके चिल्लाती रहती हो। अरे थोड़ा सांस भी ले लिया करो। क्या कहा तू? मुझसे जुबान जोड़ी कर रहा है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जल्दी से मेरे कस्टमर को मिठाइयाँ दे दे, नहीं तो तेरी वो हाल करूँगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब देखो बुढ़िया हल्ला गुल्ला करती रहती है, इसकी जुबान तो कभी चुप होती ही नहीं। पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है कंजूस। नंदू जल्दी जल्दी सभी कस्टमर को मिठाई देने लगता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और कलावती अपनी दुकान को रात के समय बंद करके अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसकी बहू शिल्पा ने रात का खाना बनाकर तैयार रखा होता है। तभी कलावती घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे शिल्पा, ओ शिल्पा, जल्दी से दरवाजा खोल, देख मैं आ गई हूँ। शिल्पा तुरंत दरवाजा खोलने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अपनी सास कलावती से कहती है, आइए माँ जी, अंदर आइए, मैं आपके हाथ पैर धुलवा देती हूँ। शिल्पा अपनी सास कलावती के हाथ मुंह धुलवा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास कलावती और अपने पति योगेश को खाने की टेबल पर खाना परोस देती है। खाना खाते खाते योगेश अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हो, अब दुकान के लिए किसी वफादार और समझदार इंसान को ढूंढ लो। अरे कैसे ढूंढ लूं? तुझे पता भी है आजकल के लोगों की सैलरी कितनी महंगी रही है। अरे कोई भी 10-15 हजार से नीचे लेता ही नहीं है। भला इतने पैसे मैं किसी को क्यों दूं? इससे अच्छा है कि मैं खुद की दुकान खुद ही संभाल लूं। अरे माँ, जरा अपनी हालत तो देखो, काम करने लायक नहीं बची हो अब तुम। अगर और इस तरह काम करती रहोगी तो आपकी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे देंगी। तभी खाना खाते खाते कलावती की नजर उसकी बहू शिल्पा के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद कलावती योगेश से कहती है, अरे ये पहले मैंने क्यों नहीं सोचा? जब हमारे घर में ही वफादार के साथ साथ समझदार इंसान है तो मैं क्यों किसी और को ढूंढूं? अरे माँ, अब आप किसकी बात कर रही हो? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। अरे मैं तो अपनी बहू की बात कर रही हूँ। जब इतनी समझदार पढ़ी लिखी बहू मेरे घर में है तो मुझे चिंता करने की क्या बात है? और फिर बाहर जो मैं सैलरी किसी को दूंगी वो भी बचेगी। और फिर तू तो जानता ही है, मेरे मरने के बाद तो ये सब तुम्हें ही संभालना है। कह तो आप सही रही हो। अगर शिल्पा आपके साथ दुकान पर काम करेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा। क्यों शिल्पा, सही कहा ना मैंने? जैसा आप दोनों को ठीक लगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर मुझे माँ जी की मदद करवाने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है, फिर कल से दुकान पर मेरे साथ चलना और काम सीख लेना। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, कलावती शिल्पा को अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाती है। नंदू, अरे ओ नंदू, अरे कहाँ है तू? जब देखो ये लड़का यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। अरे कुछ तो शर्म कर, फ्री फोकट के पैसे उठा रहा है। कलावती की आवाज सुनते ही नंदू घबराते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे इतना घबराए हुए देख कलावती उससे पूछती है, अरे क्या हो गया तुझे? जरा अपनी शक्ल पर तो देख, पूरे 12 बजे हैं 12। अब क्या बताएं दीदी जी, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अरे कैसी मिस्टेक हो गई, जरा मुझे भी बता। दरअसल हम मिठाइयाँ बना रहे थे, लेकिन चीनी में बहुत सारी लाल चींटियाँ लग गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। गलती से सारी चीनी मैंने मिठाई में डाल दी। अगर इस तरह की मिठाई कोई खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुझे इतने परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से मिठाइयाँ तैयार करो और दुकान में लगाओ। हमें मिठाइयाँ बेचने से मतलब है। लेकिन माँ जी, अगर इस तरह हम किसी को नुकसान पहुँचाकर अपनी दुकान को चलाएंगे तो हमारी दुकान के लिए अच्छा नहीं है। ओहो, देखो तो सही महारानी को, आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है और अभी से अपनी चला रही है। अरे जा नंदू, अपनी भौजाई को ले जा और इसे काम बता दे। नंदू शिल्पा को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद नंदू उसे काम बताने लगता है। तभी नंदू शिल्पा से कहता है, अरे भौजाई, दादी की बात का बुरा नहीं मानो, वो शुरू से ही ऐसी कंजूस से भी कंजूस हैं। अगर एक मिठाई नीचे गिर भी जाएगी तो वो उसे उठाकर लोगों को बेच देंगी। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे तो लोगों को बहुत नुकसान होगा। अरे क्या बताएं, बहुत हो गया भौजाई, कई सालों से ऐसे चलता आ रहा है। आप भी इसी तरह काम करते रहो। शिल्पा को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद शिल्पा साफ सफाई से मिठाइयाँ बनाने लगती है। एक दिन शिल्पा अपने मन ही मन सोचती है, ऐसा मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन अपनी सास को सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना कंजूस होना भी अच्छी बात नहीं होती। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सासू माँ को उनके किए पर पछतावा भी हो और वो आज के बाद कभी किसी चीज में कंजूसी ना करे। शिल्पा थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। कभी मिठाइयों में चीनी कम होती तो कभी मिठाइयों में मावा कम होता है। ऐसे ही लोग उनकी दुकान से ना चाहते हुए भी मिठाई लेकर चले जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में कलावती की मिठाई की दुकान के अलावा और कोई मिठाई की दुकान थी ही नहीं। एक दिन शिल्पा रात के समय अपनी सास और अपने पति को खाने की टेबल पर कहती है, मुझे आप दोनों को एक खुशखबरी की बात सुनानी है। अच्छा, तुम्हारे पास खुशखबरी भी है? तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से हमें खुशखबरी दो। दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह बहू, तूने तो मुझे जीते जी स्वर्ग दिखा दिया। अरे जा, जल्दी जा बहू, मिठाई लेकर आ और मेरे बेटे योगेश का मुंह मीठा कर। इतनी अच्छी खुशखबरी है, इसके लिए तो मुंह मीठा करना बनता ही है। शिल्पा तुरंत मिठाई लेकर आती है, जिसके बाद कलावती और योगेश दोनों मिलकर मिठाई खा लेते हैं। कुछ ही देर बाद कलावती के पेट में अजीब सी गुड़गुड़ होने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत खाने की टेबल से उठकर वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। देखते ही देखते कलावती के कई सारे चक्कर लग जाते हैं और उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। हे राम, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट तो बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है। ऊपर वाले थोड़ा सा रहम कर मेरी बूढ़ी हड्डियों पे। तभी शिल्पा कलावती के पास आती है और उसे दवाई देते हुए कहती है, अरे माँ जी परेशान मत होइए, ये लीजिए दवाई, इसे खा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे ये आप ही की दुकान की मिठाइयाँ हैं, अगर आपका ये हाल हुआ है तो गांव वालों का क्या हाल होता होगा ऐसी मिठाई खाकर। कलावती तुरंत दवाई खा लेती है। दवाई खाने के कुछ ही देर बाद देखते ही देखते उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है, जिसके बाद कलावती शिल्पा से कहती है, अरे बहू, ये सब क्या था? जब तू जानती थी कि मिठाई खराब है तो तूने मुझे खाने को क्यों दी? अरे माँ जी, मैं तो आपको एहसास दिलाना चाहती थी, ये तो आपकी मिठाइयों की करनी है। याद है आपको जब नंदू ने गलती से चींटियों वाली चीनी मिठाइयों में डाल दी थी? आप जानती भी हो उन मिठाइयों की वजह से कितने मासूम और कितने ही लोगों की तबीयत खराब हुई। उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, केवल आपकी कंजूसी की वजह से। अरे बहू, ये क्या कह रही है? माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जरा आप ये सोचो कि जो दिक्कत अभी आपको हुई है, जब लोगों को होती होगी तो वो लोग कितना परेशान होते होंगे। ऊपर से वो लोग बेचारे गरीब भी होते हैं।
अगर इतनी लापरवाही से मिठाई बनवाओगी तो कोई अपनी जान भी गंवा सकता है, इसीलिए आज से कंजूसी करना छोड़ दो। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे आज अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। अगले दिन से कलावती मिठाइयों के अंदर मावा भी और चीनी भी बराबर डलवाती है और अच्छे साफ तरीके से मिठाइयों को बनवाती है ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी जिंदगी में ये सबक बहुत देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। भूत और चुड़ैलों का गांव। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक पेड़ के ऊपर दो भयानक चुड़ैल आपस में बात कर रही होती हैं। अरे देखो तो जरा, हमारी उम्र तो बढ़ती ही जा रही है। अरे हमारी शादी कब होगी? ओहो, तुझे अपनी शादी की पड़ी है? अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है। अरे तुझे करनी है तो कर, लेकिन मुझे कोई मौज मस्ती नहीं करनी। मुझे तो अब शादी की तड़प उठ रही है। अरे अगर इतनी ही शादी की तड़प हो रही है तो एक काम कर, हमारे भूतिया गांव में बहुत सारे भूत हैं जिन्होंने शादी नहीं की। जा किसी को प्रपोज कर दे। लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? मैं तो बाकी चुड़ैलों की तरह सुंदर भी नहीं हूँ। अरे तू कैसी बातें कर रही है? भला चुड़ैल सुंदर होती है क्या? अरे क्यों नहीं होती, सभी चुड़ैल सुंदर होती हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर तुझे इसी भ्रम में जीना है तो तू जीती रहे, मैं तो जा रही हूँ। छाया वहां से उठकर चली जाती है और अपने घर में आकर सो जाती है। वहीं भूतिया गांव में सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बताएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक दूसरे के बालों को पकड़कर मार रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ भूत एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। चारों तरफ भूतिया गांव में माहौल बिगड़ा होता है। गांव के सभी भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। तभी एक अजीबो गरीब दिखने वाला भूत गाना गाता हुआ आता है। अरे आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। कितना अच्छा गाना गाया है मैंने। तभी उसे चुड़ैलें देखकर हंसने लगती हैं। देखो तो सही, अपने गाने की खुद तारीफ कर रहा है। अरे भूत तो कितना बड़ा खोचू दिख रहा है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद भूत सबसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अरे यहाँ की सभी चुड़ैलें मेरे ऊपर फिदा हैं। तुम नहीं जानते, मेरा जलवा जब आएगा ना तो सारी चुड़ैलें बेहोश होकर गिर जाएंगी। अरे इसे तो चुड़ैलों के सपने भी आ रहे हैं। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? तेरे जैसी शक्ल वाले भूत को तो कोई चुड़ैल देखना भी पसंद न करे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन हमारे गांव में मेरे जितना सुंदर और स्मार्ट तो कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है और भूतिया गांव के सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लगती है। कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं कब तक इसी तरह तड़पती रहूंगी? अब मेरी शादी की भी उम्र हो गई है। कब होगी मेरी शादी? वो चुड़ैल अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान होती है, जिसके बाद उसे उस पेड़ के नीचे एक भूत जानवर का शिकार करता हुआ नजर आता है। आज नहीं छोड़ूंगा इसको। आज तो इसको खाकर मैं अपना पेट भर लूंगा। भूत उस जानवर का शिकार कर रहा होता है, लेकिन वो जानवर उसके ऊपर हावी हो जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल उस जानवर को मार देती है, जिसके बाद वो भूत उससे कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो कमाल की चुड़ैल निकली। तुम मेरी जितनी भी तारीफ करो, लेकिन इस तारीफ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। ये बात तुम्हें किसने कही है? अरे
तुम तो बहुत बहादुर हो। ऐसा कहकर वो उसे हौसला देने लगता है, लेकिन फिर भी वो चुड़ैल रोने लगती है, जिसके बाद भूत उसे गले से लगाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी कमी लगती है अपने अंदर जिसके लिए तुम रो रही हो? हमारे गांव में मैंने तुम्हारी जितनी बहादुर चुड़ैल अभी तक नहीं देखी। अगर कोई तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल को देखेगा तो तुम्हारी तारीफ ही तो करेगा। कहीं तुम्हें मेरी तारीफ करने से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पहली बार किसी ने हमारे भूतिया गांव में मेरी तारीफ करी है, नहीं तो अब से पहले सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। पागल है वो लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे मुझसे पूछो, तुम तो कोहिनूर का हीरा हो, हीरा। भूत और चुड़ैल की आपस में बातें होने लगती हैं। देखते ही देखते वो भूत और चुड़ैल एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद भूत चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, देखो, मुझे गलत मत समझना। इस भूतिया गांव में मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता। मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं शादी करने के लिए अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। उसी दौरान मुझे तुम नजर आई। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? चुड़ैल ये सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, मैं भी अपने लिए एक भूत ढूंढ रही हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद मुझे कोई भूत नहीं मिल रहा। और अगर कोई मिलता भी है तो वो भूत मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है, मैं तुम्हें भला इनकार कैसे कर सकती हूँ? भूत ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उस चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले आता है। भूत की चुड़ैल माँ उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, ये तो किसको अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली। अरे तो पागल हो गया है क्या? इसकी शक्ल तो देख, इससे अच्छी चुड़ैल तुझे नहीं मिली क्या? हमारे इस भूतिया गांव में कितनी सारी चुड़ैलें हैं, तुझे हमारे गांव में सिर्फ यही चुड़ैल मिली? अरे माँ, किसी की शक्ल से कुछ नहीं होता, उसका दिल देखना चाहिए। और इस चुड़ैल का दिल इतना साफ है कि मैं क्या बताऊं। पूरे गांव में ऐसी चुड़ैल कहीं नहीं मिलेगी। और तुम्हें पता है, ये बहुत बहादुर भी है। आज इसने मेरी जान भी बचाई है, वरना आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाता। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अगर ये इतनी ही बहादुर है तो मैं इसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार हूँ। और पहली बात तो ये, मैं तेरी खुशी के आगे कुछ नहीं देख सकती। अगर तू इस चुड़ैल से शादी करके खुश है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? माँ, मेरा यकीन कीजिए, ये चुड़ैल हमारे साथ अच्छे से रहेगी और आपकी पूरी सेवा भी करेगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ ही समझ रही हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और आपके बेटे का पूरा ख्याल रखूंगी। कभी कोई भी परेशानी होने से पहले मैं आप दोनों की ढाल बनकर आपके दुश्मनों के सामने खड़ी रहूंगी। ये बात सुनते ही चुड़ैल माँ का दिल पिघल जाता है और वो चुड़ैल को गले से लगा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने भूतिया पति के साथ खुशी खुशी भूतिया गांव में रहने लगती है।